बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम पास्ट पेपर्स डिस्कस कर रहे थे और पास्ट पेपर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आज हमने 2016 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पेपर के वो स्टार्ट करने हैं। तो इसमें 16 क्वेश्चंस ये आपके सामने है, लेकिन इनमें से आप देख लें, आई थिंक सो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस पेपर्स में रिपीट हुए हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चंस नए हैं जो आज हम जिनका आंसर करेंगे, और उन 9 में से भी कोई एक या दो ऐसे होंगे जो कि हमने प्रीवियस रेगुलर जो लेक्चर ले लिए हैं उनमें से हैं। ठीक है, बात समझ आई है? कुछ तो वैसे रिपीट हो चुके हुए ना, पहले भी आए हैं, लेकिन बाकी जो 9 बचते हैं उनमें से भी कोई 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज आके बचेंगे 7-8। बहरहाल सबसे पहला क्वेश्चन सॉफ्टवेयर रीफैक्टरिंग, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। रीफैक्टरिंग आपको पता है, सॉफ्टवेयर को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना, बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच नहीं, सिर्फ उसको आप यूं कह लें कि रीशफलिंग करना उसके। एम्बेडेड सिस्टम आपने पढ़े होंगे। एम्बेडेड सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इकट्ठे ही एक डिवाइस में पूरा एक पैकेज हो। ठीक है, पूरा पैकेज, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। उसमें हम कोई नए सिरे से कोई नए सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी के इंस्टॉल ना कर सकें। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है। जैसे आपको पता है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में, अपने लैपटॉप्स में जो सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर्ड होता है हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन में हम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये चूंकि एम्बेडेड नहीं है। ठीक है जी, एम्बेडेड कौन से होते हैं? जो एक तो उसमें प्रॉपर्टी ये पाई जाती है कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में इंटीग्रेटेड होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी ये पाई जाती है कि वो स्पेसिफिक उनका सॉफ्टवेयर होगा फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपकी कई एक छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, ये जो आप जाएं सिम एक्टिव करवाने, वो थंब रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं। ठीक है, जिसे वो थंब रिकॉग्नाइज करते हैं, सिम एक्टिवेट होती है, वो एम्बेडेड सिस्टम है। उसके पीछे भी सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, सीपीयू उसके अंदर भी होगा, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? वो स्पेसिफिक है, वो एक खास काम के लिए है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं होंगे। Embedded system, as its name suggests, embedded means something that is attached to another thing, जो आपस में integrated है, attached है। An embedded system is a computer system combination of a computer processor, computer memory, input-output peripheral devices that has a dedicated function within a larger mechanical or electrical system. इनकी जो functionality है वो डेडिकेटेड होती है, स्पेसिफिक होती है, जनरल पर्पस नहीं होते। हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हमारे मोबाइल्स, ये जनरल पर्पस हैं। इसमें आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास बेशुमार ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, आप इसको स्टडी पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, बेशुमार आपके पास कैटेगरीज हैं, जिन कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। बल्कि सिंपल वर्ड्स में जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। It is embedded as part of a complete device, often including electrical or electronic hardware and mechanical parts, because an embedded system typically controls physical operations of the machine that it is embedded within. It often has real-time computing constraints. तो चूंकि उसका जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर ने डेडिकेशन के साथ उस हार्डवेयर के ऑपरेशंस को, फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है। तो ये रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं। रियल टाइम एक स्पेसिफिक कंप्यूटिंग फंक्शनैलिटी है। इससे मुराद ये होती है कि इनमें डिले नहीं आता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जैसे आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम्स में, लैपटॉप्स में अक्सर औकात ऐसा होता है, हम कोई प्रोग्राम चला रहे हो, हम उसमें कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो, सिस्टम हमारा हैंग हो जाता है। ठीक है,
लेकिन एम्बेडेड सिस्टम चूंकि इनका सॉफ्टवेयर, इनका हार्डवेयर वो एक खास पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है, तो नॉर्मली रियल टाइम होते हैं। इनकी जो फंक्शनैलिटी है उसमें डिलेज नहीं आते। जो इनका स्पेसिफाइड टाइम होगा टू परफॉर्म सम एक्शन, वो उसी टाइम में उसको फुलफिल करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स कंट्रोल मैनी डिवाइसेस इन कॉमन यूज टुडे। बेशुमार डिवाइसेस एम्बेडेड आ रही है जिनका हमें आइडिया भी नहीं होता कि इसके पीछे भी सीपीयू चल रहा है, इसके पीछे भी कोई ऐसा कंट्रोलिंग डिवाइस है, चाहे वो छोटी सी क्यों ना हो, चाहे उसका सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर क्यों ना हो। ओवन आपके जो आजकल हैं वो भी उनके पीछे भी कंट्रोलर चल रहा होता है, सॉफ्टवेयर उसमें भी है। वॉशिंग मशीन बेशुमार जो ऑटोमेटिक है। चलें, कोहेजन कपलिंग ये हमने पढ़ लिया हुआ है। सिर्फ मैं आपको रिवीजन के लिए, कोहेजन इज डिफाइंड एज हाउ वेल एवरीथिंग विद इन अ मॉड्यूल फिट्स टुगेदर, हाउ वेल इट वर्क्स टुगेदर टुवर्ड्स अ सिंगुलर पर्पस। कोहेजन स्पेशलिटी, कोई एक मॉड्यूल कितना स्पेशल है, कितना स्पेसिफिकली अपनी वो एक्शन को, अपने टास्क को परफॉर्म करता है। फेजेस ऑफ रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस, क्या कौन कौन से फेजेस हैं जी हमजा? फेजेस ऑफ रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस 7, याद ही नहीं। पहला इंसेप्शन था, आगे एलैबोरेशन, कोई चक्कर नहीं है। इंसेप्शन, एलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन। सिर्फ ये कहा राइट डाउन नेम्स ऑफ दीज फेजेस। हमने प्रीवियसली इनको डिटेल में भी डिस्कस किया था। डिटेल में पढ़ने का, पढ़ाने का मकसद ये था कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको भी आंसर कर सकें, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सिर्फ नाम लिखने हैं, कोई जरूरत ही नहीं है उसको एक्स्ट्रा लिखने की। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 या 4, 3 लाइनों का है, और जहां पे उसने कह दिया राइट डाउन नेम ऑफ RUP, वहां पर आपको एक्स्ट्रा लिखने का कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलना। ठीक है, कोई एफिशिएंट बनने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की नेचर को देखें, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें और क्वेश्चन अपना वाइंड अप करें। फिर ना कहें कि हमसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, पेपर लंबा था, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। शॉर्ट क्वेश्चन को उतनी ही वेटेज दें। रिफैक्टरिंग अगेन आ गया ये। टेस्टिंग डिबगिंग रिपीट है, 2014 में इसको आंसर किया। वैसे आपको पता है टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग होती है किसी सॉफ्टवेयर में से बग्स फाइंड आउट करना। टेस्टिंग के बेशुमार हमने मेथड पढ़े हैं, बेशुमार किस्म की टाइप ऑफ टेस्टिंग है। तो डिबगिंग क्या है? टू रिमूव बग्स इज कॉल्ड डिबगिंग। डिबगिंग में टेस्टिंग शामिल है। आइटरेटिव, डिफरेंशिएट आइटरेटिव मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल, ये मैंने इसका भी चूंकि आंसर हो चुका है, सिर्फ आपको रिपीट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए सिर्फ मैंने ये इंक्लूड किया है। आइटरेशन में क्या होता है, हम सिस्टम, यहाँ पे देखें डिफरेंस क्या है। आइटरेटिव में क्या हो रहा है कि रिक्वायरमेंट्स पहले ही हमने सारी पूरी हमें पता है रिक्वायरमेंट्स, लेकिन उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल हम इंप्लीमेंटेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एवरी आइटरेशन हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से है कि हम एक पैच लेते हैं, एक मॉड्यूल लेते हैं, उसी की रिक्वायरमेंट्स ली, उसी को हमने मुकम्मल तौर पे इंप्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे इश्यूज कुछ और हैं। इधर इश्यूज क्या हैं, इधर इश्यूज क्या हैं, आप में से कोई बताएगा? यहाँ पर मेजर इशू ये है कि हमें सारी रिक्वायरमेंट्स पहले से पता होनी चाहिए। यहाँ पर इशू ये है कि हमें डिफरेंट मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट भी करवाना है। इधर मेजर इशू, इंक्रीमेंटल में मेजर इशू क्या है? इंटीग्रेशन। और आइटरेटिव में मेजर इशू क्या है? टू गेट रिक्वायरमेंट्स इन फुल, कंसिस्टेंट एंड इनकम्प्लीट सेंस में आपने उसको लेना है। कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स हो और उसके अलावा कंसिस्टेंट हो, मुकम्मल हो। ठीक है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी हमने पढ़ लिया। ये 2015
जो न्यू पेपर था उसमें हमने इसको देख लिया था। जो आपको मैंने बताया था कि एजाइल डेवलपमेंट, एजाइल जो अप्रोचेज हैं उसका एक पार्ट है। इसमें भी हम आमतौर पे पेयर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। पेयर में दो लोग बैठे होते हैं, प्रोग्रामिंग एक कोडिंग करता है, दूसरा उसको एट द सेम टाइम टेस्टिंग भी कर रहा होता है। एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है। इज वन ऑफ मैनी एजाइल प्रोसेसेस। ये एजाइल प्रोसेसेस में से एक इसका एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी है। अच्छा जी, ये जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है एजाइल प्रोसेसेस का पार्ट है, ठीक है, और इसको हम एक्सपी भी कहते हैं। पेयर प्रोग्रामिंग की तरह से इसमें आमतौर पे दो लोग मिलकर काम करते हैं। XP is an iterative agile methodology based on highly disciplined software engineering practices such as pair programming। तो बहरहाल ये डिस्कस हमने कर लिया हुआ पहले भी। उसके बाद है CMM, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, जिसमें हमने लेवल्स पढ़े थे। जब कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, बिजनेस वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता जाता है तो उसके लेवल इंक्रीज करते चले जाते हैं, उसका प्रोसेस स्टैंडर्डाइज होता चला जाता है, ठीक है। और जितना हमारा प्रोसेस स्टैंडर्डाइज होगा उतनी क्वालिटी हमारी हायर लेवल की होगी। CMM, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये भी पढ़ लिया हुआ है हमने। सिस्टम टेस्टिंग थॉरोली पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। जब हम रेगुलर टेस्टिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें सिस्टम टेस्टिंग हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। प्रोजेक्ट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, ये तीन डिफरेंट टर्म्स हैं। प्रोजेक्ट है, प्रोसेस है एंड प्रोडक्ट है। तो ये टर्म्स तो आपने सुन रखी हैं पहले से ही। प्रोजेक्ट क्या होता है? अ प्रोजेक्ट इज अ सीरीज ऑफ टास्क दैट नीड टू बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू रीच अ स्पेसिफिक आउटकम। कोई खास आउटकम, कोई खास सिस्टम, कोई खास प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम सीरीज ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। फिर यहां पे एक और टर्म, चलें प्रोजेक्ट को पहले देख लेते हैं। अ प्रोजेक्ट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स रिक्वायर्ड टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। यानी कि एक गोल की हमने रिक्वायरमेंट्स को अचीव करना है, फुलफिल करना है। Projects can range from simple to complex and can be managed by one person or 100। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक बंदा अकेला ही प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा हो। इट इज पॉसिबल, ठीक है। इफ प्रोजेक्ट इज स्मॉल, इफ प्रोजेक्ट इज मैनेजेबल बाय ए सिंगल पर्सन, तो एक पर्सन भी उसको मैनेज कर सकता है। बट इफ प्रोजेक्ट इज लार्ज इनफ, तो हो सकता है 10 बंदे हो, 20 हो। डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट, डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोसेस और प्रोजेक्ट में सिमिलैरिटीज भी हैं। अ प्रोसेस इज अ सीरीज और सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। इट में अकर वंस ओनली और बी रिकरेंट और पीरियोडिक। तो ये भी सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं प्रोसेस, ठीक है, टू रीच सम रिजल्ट, प्रोड्यूस अ रिजल्ट। डिफरेंस इसमें जो किया जाता है वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ इस तरह से करते हैं कि जो प्रोसेस है वो आमतौर पर रिपीटिंग एक एक्टिविटी होती है, रेपिटेशन उसमें पाई जाती है, ठीक है। प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड होता है। प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ इनोवेशन, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे लिए चैलेंजिंग हो, ठीक है। वन वे टू लुक एट इज दैट प्रोजेक्ट्स आर थिंग्स दैट यू हैव नेवर डन बिफोर, जो आपने पहले कभी ना की हो, या फिर सारी ना सही उस प्रोजेक्ट में चंद चीजें ऐसी हों जो कि आपके लिए नहीं हो, इनोवेटिव हो। वेयर एज प्रोसेसेस आर थिंग्स दैट वी डू रिपीटेडली, जो आप बार बार कर रहे हो, जो स्टैंडर्ड बन चुकी हो, जो स्टैंडर्डाइज हो चुकी हो। अ प्रोजेक्ट इज अबाउट क्रिएटिंग समथिंग न्यू और इम्प्लीमेंटिंग अ चेंज, वेयर एज अ प्रोसेस इज इंटेंडेड टू क्रिएट वैल्यू बाय रिपीटेडली परफॉर्मिंग अ टास्क। ये पहले से जो टास्क आप परफॉर्म कर चुके हैं उसको बार बार करके
कोई वैल्यू आप ऐड करते हैं, कोई नई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी वैल्यू एडिशन है, कोई नई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी एडिशन ऑफ वैल्यू है। एडिशन ऑफ वैल्यू इन टर्म ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस की बेस पर, बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर कोई नई प्रोडक्ट बनाते हैं, टू फॉलो प्रोसेस, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने बिजनेस में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपको पता है कोई भी ये फिजिकल कोई हो सकती है थिंग, या कोई सर्विस भी हो सकती है, इज द आइटम और सर्विस ऑफर्ड फॉर सेल। फिर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर नथिंग बट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स delivered to the customer with the documentation that describe how to install and use the system। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स क्या है? ये सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, और सॉफ्टवेयर सिस्टम आपको पता है क्या आते हैं, which perform some specific task, ठीक है, by using hardware। स्टेक होल्डर पहले डिस्कस कर चुके, आपको वो एग्जांपल भी याद आई होगी कि स्टेक होल्डर क्या होता है, जिसके हाथ में एक स्टेक होती है, ठीक है। तो स्टेक होल्डर बहरहाल क्या होता है जी, हर वो बंदा जिसका स्टेक, जिसका नफा नुकसान सिस्टम के साथ अटैच हो। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम ये गालिबन जब बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा था उस वक्त भी इसको आंसर गालिबन किया था, लेकिन क्लोज्ड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई चीज जिसमें से ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट ना हो। इज अ फिजिकल सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ मैटर इन और आउट ऑफ द सिस्टम, दो in different contexts such as physics, chemistry, engineering, the transfer of energy is or is not allowed। तो चूंकि ये जनरल एक डेफिनेशन है क्लोज सिस्टम की, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट ना हो सके, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एनर्जी वगैरह की ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट पॉसिबल हो सकती है और सम टाइम रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है जी। कंप्यूटर्स में क्लोज सिस्टम कौन से होते हैं? ऐसे सिस्टम जो कि प्रोप्राइटरी हो, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, नॉन फ्री सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर विच द सॉफ्टवेयर पब्लिशर होल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कॉपीराइट्स और पेटेंट राइट्स। अगर किसी बंदे ने, डेवलपर ने सॉफ्टवेयर बनाया और उसने उसको, उसके कॉपीराइट्स अपने पास रिजर्व रखे, उसने उसको ओपन ना किया, इसके बरक्स जो सिस्टम है वो ओपन सोर्स सिस्टम होते हैं। ओपन सोर्स, हम यहाँ पे पाकिस्तान में कई एक सिस्टम जो कि प्रोप्राइटरी हैं, जिनकी लाइसेंस फी पे करनी होती है, हम वो सॉफ्टवेयर फ्री में यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक तो ये है कि वी आर डेवलपिंग कंट्री, कुछ रिलैक्सेशन वैसे ही हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, और दूसरा ये है कि हम वैसे भी फ्री का, ठीक है। तो जो ओपन सोर्स है वो सबके लिए ओपन होते हैं, उसका कोड, उसके रिसोर्सेज वो प्रोप्राइटरी नहीं होते। तो यहाँ पर क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है जिसका ऑनर, जिसका डेवलपर, उसके पास राइट है सॉफ्टवेयर के, प्रोप्राइटरी राइट्स हैं उसके पास, वो सॉफ्टवेयर नॉन फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। उसको क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और इंटेलेक्चुअल राइट्स डेवलपर के पास हैं, कॉपीराइट भी कहते हैं, पेटेंट राइट्स भी कहते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, असल में ये था डिफाइन SCM। SCM क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। असल में यहाँ पर क्वेश्चन गालिबन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगियस है, यहां पर उसने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूछा है, SCM सिस्टम। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये पूरा एक सब्जेक्ट भी है मैनेजमेंट साइंसेज में, प्रोडक्शन सिस्टम्स में, प्रोडक्शंस में। तो पहले हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखेंगे, फिर डेफिनेटली सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सपोर्ट करने वाला सिस्टम सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा, उसको भी हम देखेंगे।
Supply chain management software is a software program or module designed to control end-to-end business processes across the supply chain, perform demand planning and forecasting and manage supplier relationships. अब पहले सॉफ्टवेयर की बात कर ली. सॉफ्टवेयर वो है जो कि सप्लाई चेन को मैनेज करता है. सप्लाई चेन क्या होती है उसको उसने बता दिया. परफॉर्म डिमांड प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड मैनेज सप्लायर रिलेशनशिप्स. इसको मजीद आगे डिटेल में देखते हैं. सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स. सादा से अल्फाज में रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रीपेयर्ड रेडीमेड गुड्स तक जितना भी हमें मटेरियल चाहिए, जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी ट्रांसफरिंग ऑफ थिंग्स हो रही है रॉ मटेरियल की, या फिर सेमी फर्निश्ड सेमी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों की, अनटिल के हमारी प्रोडक्ट बन जाएं, वो सारा जो प्रोसेस है उसके दरमियान जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ठीक है, जितने भी इसके दरमियान प्रोसेसेस हैं, जो जो कुछ भी हो रहा है वो सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है. और इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होगा वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा. आगे है केस टूल. व्हाट इज केस? कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के किसी भी फेज में, चाहे वो एनालिसिस फेज है, चाहे वो डिजाइन फेज है, चाहे वो कोडिंग है, चाहे वो टेस्टिंग है, चाहे वो डिप्लॉयमेंट है, चाहे कोई भी फेज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई भी काम है, अगर आप उसको कंप्यूटर एडेड कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर से हेल्प लेके कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, आप गूगल फॉर्म्स यूज कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए, क्वेश्चनरी फिल करवाने के लिए, तो वो आपने कंप्यूटर एडेड टूल यूज कर लिया. डिजाइन करने के लिए आप कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करें तो आपने केस टूल यूज कर लिया. ठीक है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज आर, ये क्या है? ये है टूल्स. टूल किसे कहते हैं? जैसे नहीं, डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टूल? जिसके साथ हम बेटा, टूल वो होता है जो हमारे काम को आसान कर दे. ओ मेरा बेटा, टूल. आपने लीवर नहीं सुना? लीवर फिजिक्स में जो लीवर सुना हुआ है ना, चैप्टर को छोड़े, देखा हुआ है ना लीवर, वो क्या करता है? हेल्प करता है. आप ये देख लें, बड़े बड़े हैवी हमारे दरवाजे होते हैं, गेट्स होते हैं, वो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, टूल में से वो क्या कहते हैं उसे? चरखी कहते हैं क्या, और इंग्लिश में क्या कहते हैं यार? चलें, वो उसके दरमियान 2-3 लगे होते हैं टूल, और वो पूरा गेट आपका मनोवजनी सम टाइम इजीली मूव हो जाता है. तो वो बेटा टूल्स हैं. तो टूल वो होता है जो हमारे काम को आसान कर दे. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी फर्ज करें, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, आपने क्वेश्चनरी फिल करवानी है, बजाय इसके कि आप क्वेश्चनरी बनाएं, फॉर्म प्रिंट आउट करवाएं और एक एक बंदे को डिलीवर करें, वो आपको फिल करके वापस रिटर्न करें, फट जाए, गुम हो जाए, सारे उसमें चीज़ें शामिल हैं. आप गूगल फॉर्म के ऊपर एक फॉर्म बनाएं, जिससे आपने फिल करवाना है उसको आप उसका लिंक व्हाट्सएप कर दें, ईमेल कर दें, वो घर बैठे दिन के वक्त, शाम के वक्त, जब उसे टाइम मिले, जितना टाइम मिले वो उसको फिल करे, मुकम्मल करके सबमिट कर दे. ना उसका फॉर्म के फटने का खतरा, ना उस फॉर्म को पहुंचाने का खतरा, ना फॉर्म के वापस रिसीव करने का कोई ओवरहेड. ठीक है, तो आपने एक टूल यूज किया, काम आसान हो गया.
टूल सॉफ्टवेयर क्या है? बेटा ये टूल आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर में कॉम्बिनेशन होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर नहीं चल सकता। ठीक है, कंप्यूटर में अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर कंपलसरी है। ठीक है, हार्डवेयर कंपलसरी है, वो उसके साथ शामिल है। द मेजर बेनिफिट ऑफ केस टूल इज द रिडक्शन ऑफ द टाइम एंड कॉस्ट। तो आपको बता दिया केस टूल का बेनिफिट क्या है, रिडक्शन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। वैसे भी टूल का मैंने आपको बता दिया, टूल क्या करता है, टूल भी आसानी पैदा करता है, टाइम हमारा बचाता है, पैसे बचाता है, वक्त बचाता है और पावर बचाता है, पैसे भी बचाता है यार। पैसे नहीं बचाता, पैसे नहीं बचाता। आपने क्वेश्चन ही फिल करवानी है 1000 पीपल से, 1000 लोगों से। आप वो क्वेश्चनरी है 5 पेजेस की, 1000 जरा 5 कितने हो गए, 5000 पेजेस आप प्रिंट करवाएंगे, वो 1000 बंदों तक आप डिलीवर करवाएंगे, फिर उनसे वापस मंगवाएंगे, कोई नहीं देगा, कॉल होगी। कितना सौखा काम है। आपने गूगल के ऊपर, गूगल डॉक्स के ऊपर एक फॉर्म बनाया, फ्री सर्विस है मेरा बेटा, उससे ज्यादा नेट के बिल से ज्यादा आपने कॉलें कर लेनी है। ठीक है, इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें आपका कसूर नहीं है, ये हमारी नेशनल हैबिट है। द इंटरेस्ट इन केस tool and environment is based on expectations about increasing productivity, improving product quality, facilitating maintenance and making software engineers tasks less odious and more enjoyable। इसमें इंटरेस्ट क्यों है या क्यों इसको हम प्रेफर करते हैं? एक तो ये वर्क आसान कर देता है, काम इस पे इससे आसान होता है और जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल हो जाती हैं, और जो इंजीनियर्स हैं वो इसको यूज करते हुए एंजॉय करते हैं। एंजॉय कैसे? जब काम आसान हो जाएगा, आधा काम आपके इन टूल्स ने कर देना है, उनका काम क्या ऑब्जर्वेशन या उनका काम क्या डाटा कलेक्शन, तो फिर उनका ओवरऑल जो वर्क था वो कम हो जाता है। उसके बाद है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग हमने टेस्टिंग वाले टॉपिक में बड़े डिटेल के साथ पढ़ भी लिया था, 2014 में भी ये क्वेश्चन आ गया। वैसे रिग्रेशन क्या होती है? जब भी हम कोई नया मॉड्यूल ऐड करते हैं या कोई मॉड्यूल चेंजिंग करते हैं, किसी भी तरह की सॉफ्टवेयर में अपडेशन होगी, उस वक्त रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है कि जो टेस्ट हमने पहले किए हुए हैं उन्हीं टेस्टों को हम रिपीट करते हैं, ताकि सिर्फ ये चेक कर सकें कि जो हमने चेंजिंग की है, नया मॉड्यूल ऐड किया है या पुराना मॉड्यूल अपडेट किया है, उसकी वजह से कोई सॉफ्टवेयर की ओवरऑल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम तो नहीं आई। ठीक है, मेक श्योर दैट अ चेंज और एडिशन हैज नॉट ब्रोकन एनी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। ये इसका सिंपल टास्क है रिग्रेशन टेस्टिंग का, ये इसका पर्पस है। सिर्फ इसलिए की जाती है ये चेक करने के लिए कि हमारे सिस्टम में जो नई चेंजिंग आई है, ठीक है जी, उसकी वजह से जो एडिशन हुआ है उसकी वजह से कोई फंक्शनैलिटी आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं हुई। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन ये पहले नहीं पढ़ा हुआ। इंस्पेक्शन कहते हैं जिस तरह से हमारे रियल वर्ल्ड में इंस्पेक्शंस होती हैं, वर्क एरिया, वर्क एनवायरनमेंट की इंस्पेक्शन होती है, स्टडी जहाँ पे हो रही है, कोई टीचिंग हो रही है, वहाँ पे उन इंस्टीट्यूशंस की इंस्पेक्शन होती है, हायर अथॉरिटीज इंस्पेक्शन करती हैं। ठीक है, तो वो सेम सिनेरियो है, सेम कॉन्सेप्ट है। इंस्पेक्शन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रेफर्स टू पीयर रिव्यू ऑफ एनी वर्क प्रोडक्ट बाय ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स। ट्रेन्ड इंडिविजुअल क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। हु लुक फॉर डिफेक्ट्स यूजिंग अ वेल डिफाइंड प्रोसेस। उनके पास बाकायदा एक प्लान होगा, सॉरी एक प्रोसेस होगा जिसको फॉलो करते हुए वो वर्किंग एनवायरनमेंट को, सॉफ्टवेयर डेवलपर को काम करते हुए देखेंगे और उसमें से
कुछ एरर्स, कुछ बग्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, डिफेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वो ये देखेंगे कि जो स्टैंडर्डाइज्ड वे था काम करने का वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। द गोल ऑफ द इंस्पेक्शन इज टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट। कॉमनली इंस्पेक्टेड वर्क प्रोडक्ट्स इंक्लूड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन एंड टेस्ट प्लान। तो ये क्यों हॉट एरियाज हैं, इनको क्यों कॉमनली इनकी इंस्पेक्शन की जाती है? चूंकि अगर रिक्वायरमेंट्स अच्छे तरीके से गैदर हो गई, मुकम्मल रिक्वायरमेंट्स गैदर हो गई, कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स गैदर हो गई, कोई उनमें क्लैश ना होगा, ठीक है जी, तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिजाइन बेस करेगा, उसी डिजाइन के ऊपर कोड बेस करेगा, उसी कोड की फिर टेस्टिंग होनी है, ठीक है। ठीक है जी। तो सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज्यादा टेक केयर किया गया है। और टेस्टिंग में क्या होता है? टेस्टिंग में हम ये इंश्योर करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम बन गया है या नहीं बना। तो ये बेटा जो 2016 का जो पेपर था, जो उसमें नए क्वेश्चन थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए। अब नेक्स्ट फेज क्या है? नेक्स्ट फेज है पेपर 2017। बेटा हर बंदे ने खत्म हो जाना, वापिस आ जाए आप, और जिस पर्पस के लिए आपको खड़ा किया उसको भी जरा फील करें थोड़ा सा जी। ये आपको, ये बाकी सारी क्लास को पता है, लेकिन आपको कुछ और पता है और वो मुझे भी पता है। नहीं, अब ये पूछ रही है उन खा रहे मीनू 10 कीता की सी, अब वो कह रही है मुझे भी बताए हैं। ये बातें बताएंगे आगे पेपर 2017 उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और कोशिश हमने ये करनी है कि आज 2017 को कंप्लीट कर दें। बट देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम, जो आखिरी वाले 2 क्वेश्चन हैं वो भी मेरे पास नहीं है, तो इट मींस कि आज मुकम्मल तो खैर नहीं होगा। बेटा नेट से देखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने